सबसे पहले क्लास में मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का एक बार अच्छे से सिलेबस बता दूं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से समझाना, आपके बोर्ड, आपके सीयूईटी और आपके आने वाले कैरियर को भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देना। जो हमारा क्लास 12th का एनसीईआरटी है, आप सारे बच्चे लोगों देखते होंगे, आपके पास 3 एनसीईआरटी का बुक होगा। आपको ये जानना है कि भैया आज मैं क्या खाता हूँ, तो हड़प्पा के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या होगा। जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर में हमें टाइमलाइन को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 600 बीसी को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। दोनों में क्या डिफरेंस है ये। हेलो प्यारे बच्चे लोग, एजुकेशन बाबा के इंग्लिश मीडियम प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईवी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, इस पे आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार स्वागत है हमारे क्लास 12th स्टूडेंट्स का, है ना। और याद रखिए, ये जो चैनल है ईवी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, ये आप एजुकेशन बाबा ने, है ना, एजुकेशन बाबा के मैनेजमेंट ने, एजुकेशन बाबा की टीम ने इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उनका एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी हो, उनका एक बहुत ही शानदार स्टडी हो, उनका एक अच्छा प्रिपरेशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक इंग्लिश मीडियम आर्ट्स का ईवी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया गया है। और मैं विकास कुमार यहाँ पे, है ना, डेली आपके सामने लाइव आऊंगा और थ्रू आउट द सेशन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपने बच्चे को, है ना, एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे पाऊं, अपने बच्चे को एक अच्छा नॉलेज दे पाऊं। समझ रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट और जो आपका नॉलेज आपका आने वाले बोर्ड एग्जाम, आपका आने वाला सीयूईटी एग्जाम, और इतना ही नहीं, अगर आपका बोर्ड अच्छा होगा, अगर आपका क्लास 12th पे कमांड अच्छा होगा, इसका मतलब है कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा तो आने वाला जो आपका कैरियर है वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, है ना। देखिए, क्लास 12th और सीयूईटी के बाद हर बच्चों का ये सपना होता है कि मेरे पास एक ब्राइट कैरियर हो, समझ रहे हैं, मेरे पास एक रिच कैरियर हो, अच्छा कैरियर हो। और आप देखते होंगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक किताब को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, एंड दैट इज एनसीईआरटी, है ना, कि एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और हम लोग इस चैनल पे ये पूरा प्रयास करूंगा, है ना, कि इंडिया के अंदर में या वर्ल्ड के अंदर में अगर कुछ थोड़ा भी नया अपडेट हुआ, अगर कोई नया करंट अफेयर है, तो हर दिन आपको एक छोटा सा एंड एक अपडेट मैं आपको दे पाऊं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। और उसके अलावा जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या जो मेन कोर सब्जेक्ट हैं उसका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करवा सकूं। ठीक है प्यारे बच्चे लोग, चलिए आज जो पहला क्लास है, इस पहले क्लास में सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का सिलेबस बताता हूं। यहां पे हमारा फ्रेश स्टार्ट होगा, एक नया स्टार्टअप होगा, एक एंथुजियास्टिक, है ना, कहते हैं एकदम उत्साह से भरा स्टार्टअप होगा। तो सबसे पहले, है ना, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सारे प्यारे बच्चे लोग, है ना, अपने इस आपका चैनल है एजुकेशन बाबा प्लेटफॉर्म, आपका खुद का इंस्टीट्यूशन है ना, याद रखिएगा। और आप अपने प्लेटफॉर्म्स को लाइक कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए। और धीरे धीरे, है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नई जर्नी की शुरुआत करेंगे। कहते हैं जर्नी हमारी जरूर नई होगी, है ना, लेकिन आगे चल के, है ना, एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। और ये इतिहास मैं नहीं रचूंगा, और ये सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं होगा, है ना, हमारा भी एफर्ट होगा, हमारे बच्चों का भी एफर्ट होगा, है ना, हमारे जो कलेक्टिव एफर्ट्स होंगे, एक दूसरे का एफर्ट होगा। इसी से हम लोग हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे भी और इतिहास बनाएंगे भी, है कि नहीं प्यारे बच्चे लोग। तो चलिए, तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा, है ना। डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस चलेगा, है ना, और मैं विकास कुमार आपको, है ना, हर चीजों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, आज जो सबसे पहला क्लास है, इस सबसे पहले क्लास में मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का एक बार अच्छे से सिलेबस बता दूं, है ना। आगे सिलेबस बताने से पहले एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आप बच्चे लोग किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, या इंडिया का कोई भी स्टेट बोर्ड हो, याद रखिएगा सारे बोर्ड का एक कोर सिलेबस होता है, एक कॉमन सिलेबस होता है, और वो होता है एनसीईआरटी। अगर हमने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया, अगर हमारा एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड हो गया, तो फिर समझ लीजिए आप किसी भी बोर्ड से हो, समझ रहे हैं, सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहां पे हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, यहां पे हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, समझ रहे हैं, यहां सारा चैप्टर को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से समझाना, है ना, आपके बोर्ड, आपके सीयूईटी और आपके आने वाले कैरियर को भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ देना।
समझ रहे हैं बच्चे लोग? तो यहाँ पे हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो। और उस चैप्टर में है ना, अगर मान लीजिए जो बच्चे सीबीएसई हैं, सीबीएसई वाले बच्चों का कुछ चैप्टर डिलीट कर दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पढ़िए सारा, क्योंकि ये सब आपके लिए काफी यूजफुल होगा, समझ रहे हैं? और एग्जाम के टाइम में बस उतने चीजों को आप छोड़ दीजिएगा, है ना, और जितना आपके लिए जरूरी होगा उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम एक एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और मैं पूरा आपको भरोसा देता हूं, है ना, कि अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा तो आपका कैरियर बहुत शानदार होगा, सारा एग्जाम अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के बारे में बातें करेंगे। 2025-26 आप लोग का जो भी स्टेट बोर्ड हो, आपका जो भी, आपका चाहे सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, उसके सिलेबस के बारे में आपको मैं बता देता हूं, है ना, और इसके बताने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, है ना, इससे कि पहले मैं अपने जर्नी को स्टार्ट करूं, है ना, हम लोग अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे और एक शानदार जर्नी बनाएंगे। तो कहते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना हो, है ना, अगर इतिहास रचना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो कोई ना, है ना, कुछ ऐसे महापुरुष के बताए हुए रास्तों को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने, है ना, हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो आपके सामने महापुरुष हैं, है ना, एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, जो जिन्हें भारत का एक महान साइंटिस्ट, इंडिया के एक इंपॉर्टेंट है ना, एक महान टीचर, समझ रहे, और इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जाना जाता है। दूसरा हमारे इंडिया के ग्रेट लीडर, समझ रहे, जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। आप देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं मानता हूं सारे बच्चे लोगों को जीवन में ये फॉलो करना चाहिए, है ना। देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, मैंने इनका ये पर्सनल क्वेश्चन देखा था, मैंने यूट्यूब वीडियो पे ये चीजें देखा था। एक बच्ची उनसे सवाल करती है साउथ इंडिया में, समझ रहे हैं, कि सही भैया सक्सेस करने के लिए सर किस चीजों की जरूरत है ना, साहब सक्सेस करने के लिए किसकी जरूरत है ना, यानी व्हाट आर द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड, है ना, टू अटेन सक्सेस, सक्सेस के लिए किस चीजों की जरूरत है। आप देख रहे हैं ये कहते हैं इफ 4 थिंग्स आर फॉलोड, है ना, ये क्या कह रहे हैं कि अगर 4 चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर 4 चीजों को आपने फॉलो कर लिया, समझ रहे हैं, जैसे सबसे पहला चीज है आपके पास ग्रेट एम हो, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा हो। दूसरा, है ना, आपके लक्ष्य के, है ना, जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए लगातार आप नॉलेज एक्वायर करते रहिए, नॉलेज इकट्ठा करते रहिए। तीसरा, हार्ड वर्क, है ना, आप हार्ड वर्क करिए। और परसिवरेंस, है ना, लगातार आप एफर्ट, लगातार मेहनत करते रहिए। ये जो 4 चीजें हैं, है ना, फर्स्ट वन इज ग्रेट एम, दूसरा एक्वायरिंग नॉलेज, तीसरा हार्ड वर्क एंड चौथा परसिवरेंस। ये 4 चीजें किसी भी इंसान को, है ना, क्या कर सकता है बताइए, उसके जीवन को खूबसूरत बना सकता है। समझ रहे हैं? मुझे लगता है हर बच्चे को, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, है ना। अब एक बात देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये लाइन बड़ा शानदार लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चे लोग, है ना, जो बच्चे लोग होते हैं वो कई बार निराश होते हैं, और निराशा तो होगा, है ना, क्योंकि कई बार लाइफ में अप्स एंड डाउन होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, कितने सारे ऐसे सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो ना, जो सब्जेक्ट आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप देखते हैं आपके डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो उनका जीवन बहुत खूबसूरत होगा, है ना। मैं निराश हो सकता हूं, है ना, मैं निराश हो सकता हूं, लेकिन बहुत जल्दी एक रास्ता ढूंढ लेंगे खुश होने का। समझ रहे बच्चे लोग? तो यहां पे देखिए डॉक्टर यहां पे क्या कह रहे हैं। अब यहां पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, एक महान प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें गिना जाता है। कहते हैं क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। चाहे हार हार मिले या जीत मिले, मैं भयभीत नहीं रहता हूं इस चीजों को सोच के। समझ रहे? कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, मैं रास्ते में चलूंगा, मैं अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ूंगा, जो मिलेगा उसे मैं सही मान के आगे बढ़ूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा। सोचिए क्या है डिटर्मिनेशन है। कहते हैं भैया मैं वरदान नहीं मांगूंगा, है ना, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। क्या शानदार लाइन है। हमारे प्यारे बच्चे, जीवन में याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आगे बढ़ने से पहले इस चीजों को हमें फॉलो करना है। अपने जीवन में कैरियर को अच्छा बनाने के लिए इस चीजों को हमें फॉलो करना है। तो चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं सारे बच्चे लोग, है ना। अब यहां पे देखिए, जो हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, जो हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी है, आप सारे बच्चे लोगों देखते होंगे आपके पास 3 एनसीईआरटी का बुक होगा। एक हमारा पार्ट 1 जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, पार्ट 1 हो गया। दूसरा आपका पार्ट 2 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, और तीसरा हो गया थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये 3 किताब आपके पास होगा। एंड अगर आप देखेंगे, अब थोड़ा सा ये 3 बुक आपका हो गया। अगर आप देखोगे पार्ट 1 के अंदर में, अगर आप पार्ट 1 के अंदर में देखोगे तो पार्ट 1 के अंदर में आपका क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा उस चीजों का आप यहां पे समझते चलिए, है ना।
चीजों के बारे में यहाँ पे देखिए देखते चलते यहाँ क्या बोला जा रहा है। जो हमारा पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर है, आप देखते होंगे यहाँ पे पार्ट वन के अंदर में टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं, है ना। क्या क्या दिया गया है ना। जैसे यहाँ पे थीम 1 ये आपका पहला चैप्टर है, थीम 2 ये आपका पहला चैप्टर है, थीम 3 है ना ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, थीम 3 ये आपका तीसरा चैप्टर है, और थीम 4 ये आपका क्या हो गया, 4th चैप्टर है। समझ रहे हैं, याद रखिएगा। आप देख रहे हैं है ना, यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर में आपको टाइम लाइन दिखाई दे रहा होगा, है ना। और मैं जल्द ही अगले क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से टाइम लाइन भी समझा दूंगा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं टाइम लाइन को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा, ताकि हमारे बच्चे का सारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो, है ना। सारा एकदम बेसिक तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ना है ना, और इतिहास बनाना है। समझ रहे बच्चे लोग। यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जैसे मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्ड्स। अगर आप ऊपर वाले चीजों को देखेंगे है ना, तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। यानी यहाँ पे हमें अपने इंडिया के एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। चाहे आप उसे इंडिया का एंशिएंट सिविलाइजेशन बोलिए, या चाहे उसे आप वर्ल्ड का एंशिएंट सिविलाइजेशन बोलिए। यहाँ पे हम है ना वर्ल्ड और इंडिया के एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जो सोसाइटी इंडस वैली के आसपास में एग्जिस्ट करती थी अभी से 4-5 हजार साल पहले। समझ रहे बातों को। उस सोसाइटी के बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज लेना है, समझ रहे। और उसके बारे में हमें क्या जानना है, आज से थोड़ा कंपेयर कर लो, है ना। जैसे आज आप खाना पीना खाते हो, तो आपको यह जानना है कि भैया आज मैं क्या खाता हूं। तो हड़प्पा के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या होगा, उनका खान पान क्या होगा। समझ रहे बच्चे लोग। दूसरा चीज है हमारा जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, हम लोग कौन से भगवान को मानते हैं, हम लोग किनकी पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे ही हम देखेंगे हड़प्पा के लोगों का रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, वो कौन से भगवान को मानते हैं। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, क्या वहां पे है ना, वहां पे कोई राजा हुआ करता था, क्या वहां पे कोई रूलिंग क्लास हुआ करता था। तो वहां पे हम लोग वहां के रूलिंग क्लास के बारे में देखेंगे। समझ रहे हैं। दूसरा चीज है आज के, आप देखना आज के अंदर, आज के टाइम में आप देखते हो कि सारे लोग शहरों में रहते हैं, बहुत सारे लोग शहरों की तरफ, जो गांव में भी रहते हैं वो अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजते हैं। और शहरों के अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है शहरों के अंदर में, वो होता है शहरों का टाउन प्लानिंग। तो यहां पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका टाउन प्लानिंग इतना शानदार था, समझ रहे, इतना शानदार था। चाहे वहां का ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे वहां का रोड हो, चाहे वहां का स्ट्रीट हो, चाहे वहां घर का कंस्ट्रक्शन हो, समझ रहे, ये सारा चीजें, चाहे वहां का क्लीनलीनेस, साफ सफाई हो, ये सब इतना शानदार था कि आज भी पूरी दुनिया हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग से इंस्पिरेशन लेती है। समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसी से जुड़ा हुआ जो आज आप इंडिया, जैसे मान लो इंडिया को एक सोसाइटी मान लो, इंडियन सोसाइटी, वैसे ही हम हड़प्पन सोसाइटी के बारे में इसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, उनके डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में, उनके टाउन प्लानिंग के बारे में, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, उनके रूलिंग क्लास के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में। मतलब जो आज हमारा सोसाइटी है, बस इसी चीजों के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट को हमें किसके बारे में जानना है बताइए, हड़प्पा के लोगों के बारे में। यानी हड़प्पा के लोगों का पॉलिटिकल एस्पेक्ट, हड़प्पा के लोगों का इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हड़प्पा के लोगों का सोशल एस्पेक्ट, और हड़प्पा के लोगों का कल्चरल एस्पेक्ट। एक बात दिमाग में रख लेना सारे बच्चे लोग, है ना। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीजें क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो जब भी हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री के अंदर में जब भी पढ़ते हैं तो क्या कहा जाता है ना, हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, है ना। क्या लिखा जाता है बताइए, कि हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। यानी हिस्ट्री के अंदर में हम लोग पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। समझ रहे हैं। तो पास्ट के किस चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो सारे बच्चे लोग दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। पास्ट के किस चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, तो याद रखिएगा पास्ट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में, पास्ट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, है ना। पास्ट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में, है ना। पास्ट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में, पास्ट के कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में, पास्ट के कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में, और पास्ट के किसके बताइए, और पास्ट के, है ना, सोशल एस्पेक्ट के बारे में, सोशल एस्पेक्ट्स के बारे में। याद रखिएगा, अगर आपको हिस्ट्री का ये एस्पेक्ट्स दिमाग में रह गया तो पूरा हिस्ट्री को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं। यानी हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, हिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट पास्ट इवेंट्स। तो पास्ट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बारे में, पास्ट के इकोनॉमी, पास्ट के कल्चर, पास्ट के सोशल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करना ही क्या है बताइए, है ना, आपका ये हिस्ट्री होता है। तो सारे बच्चे लोग दिमाग में रख लीजिएगा,
तो यहां जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, इस फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा, उसी पास्ट के पॉलिटिकल यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के इकोनॉमिक, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोशल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के कल्चरल एस्पेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? अब एक बात देखिए, जो हमारा दूसरा चैप्टर है ना, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा गया है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ऊपर वाला के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्ली स्टेट्स, है ना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, अर्ली स्टेट्स एंड, यहां पे देख रहे हैं ना, यहां पे लिखा हुआ है अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, है ना, लेकिन यहां पे देखना, यहां पे टाइमलाइन अलग अलग है। याद रखिएगा, जब हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर में हमें टाइमलाइन को दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमलाइन क्यों जरूरी है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पूरा इतिहास, है ना, अब देखो जैसे तुम लोग पढ़े होगे क्लास 9 10th में कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो ये तो अच्छी बात है, फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति कब हुई ये तो पता होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे 1917 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ, तो रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ, समझ रहे? या मान लीजिए दुनिया के अंदर में गौतम बुद्ध आए, तो गौतम बुद्ध कब आए, समझ रहे हैं? तो याद रखना है ना, यानी हमारे जीवन में आप देखते हो, आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो तो वहां पे भी आप डेट को अहमियत देते हो, समझ रहे हैं? आप कोई भी काम करने के लिए जाते हो ना, तो वहां पे एक पर्टिकुलर टाइमलाइन को आप फॉलो करते हो, तो याद रखिएगा टाइमलाइन आपको देखना है कि हमारे हिस्ट्री के अंदर में टाइमलाइन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे देखो 600 के बगल में सी लिखा है, सी का मतलब होता है अप्रॉक्स, एंड अप्रॉक्स यानी 600 बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और सी का मतलब होता है कॉमन एरा। समझ रहे बातों को? दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, और इस टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर में कुछ बड़े बड़े राज्य हुआ करते थे, कुछ बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, बड़े बड़े राज्य, और इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के अंदर में एक बड़ा इंपायर क्रिएट हुआ था जिसका नाम है मगध इंपायर। समझ रहे हैं? उसके अलावा उससे पहले अगर आप देखेंगे, है ना, तो 600 बीसी को याद रखिएगा, ये जो 600 बीसी है ना, ये जो आपका टाइमलाइन है 600 बीसी, इसको इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, इसको इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। तो 600 बीसी को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में इंडिया में बड़े लेवल पे चेंजेज हुए, चाहे वो इकोनॉमिक चेंजेज हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेज हो, चाहे वो सोशल चेंजेज हो, चाहे वो कल्चरल चेंजेज हो, कई सारे चेंजेज हुए मेजर स्केल पे। इसके वजह से इसे क्या कहा जाता है बताइए, है ना, टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। और इसी टाइम पीरियड में आप पॉलिटिकल चेंजेज में देखिएगा, इस चैप्टर के अंदर में पॉलिटिकल चेंजेज आप देखिएगा कि भैया 600 बीसी के आसपास, 600 बीसी जो है ना आपका, उस टाइम पीरियड के आसपास में इंडिया में 16 महाजनपद, 16 महाजनपद एग्जिस्ट किया करते थे, 16 बड़े बड़े राज्य एग्जिस्ट किया करते थे, 16 ग्रेट स्टेट्स, है ना, 16 ग्रेट टेरिटरी वेर इन प्रीवैलेंस। समझ रहे? इंडिया के अंदर में इस बातों को दिमाग में रखना है। तो वो सारे स्टेट्स के बारे में आपको दिमाग में रखना है, ये सब हम लोग सेकेंड चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। समझ रहे बच्चे लोग? अगर मान लीजिए हम लोग चैप्टर 3 में जब जाएंगे, चैप्टर 3 के अंदर में जाएंगे, तो देखो यहां पे क्या लिखा गया है ना, यहां पे मेनली हम लोग अर्ली स्टेट्स, राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और उसके इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि उनका व्यापार है ना, उस समय का नेशनल ट्रेड, उस समय का इंटरनेशनल ट्रेड, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखना, टाइम लाइन यहां पे भी सेम ही है, 600 बीसी टू 600 एडी, देख रहे हो टाइम लाइन सेम है, लेकिन यहां पे कंटेंट बदल जाएगा। क्यों कंटेंट बदल जाएगा? यहां पे बोला गया था अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, और यहां पे देखो अर्ली सोसाइटीज, यहां पे अर्ली सोसाइटीज लिखा हुआ है। तो बच्चे लोग दिमाग में रखना है कि ये जो हमारा टाइमलाइन होगा, यहां पे हम, है ना, पुराने सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, है ना, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, है ना, कि अगर मान लीजिए हम लोग वहां पे चलेंगे, है ना, अगर हम लोग अर्ली सोसाइटीज के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे, तो अर्ली सोसाइटीज के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं, है ना, किसके बारे में बताइए, अर्ली सोसाइटीज के बारे में। समझ रहे हैं? अर्ली सोसाइटीज के बारे में, समझ रहे हैं? और यहां पे आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग यहां पे ये देखोगे कि हमारे, है ना, हमारा जो सोसाइटी हुआ करता था, हमारा जो सोसाइटी हुआ करता था एंशिएंट सोसाइटी, उस समय के सोसाइटी में 4 बर्नाज हुआ करते थे, 4 बर्नाज हुआ करते थे, है ना, 4 बर्न हुआ करते थे। समझ रहे हैं? और इन 4 बर्नों में आप लोग को पता होगा, है ना, कौन कौन से बर्न हुआ करते थे। तो उसमें आप देखोगे सबसे ऊपर में, है ना, सबसे ऊपर में ब्राह्मण्स हुआ करते थे, सबसे ऊपर में ब्राह्मण्स हुआ करते थे। उनके नीचे कौन होंगे? क्षत्रिय हुआ करते थे, उनके नीचे क्षत्रिय हुआ करते थे। उनके नीचे देखोगे तो वैश्य हुआ करते थे, है ना, कौन हुआ करते थे? वैश्य हुआ करते थे। और उनके नीचे कौन हुआ करते थे? शूद्र हुआ करते थे, उनके नीचे
शूद्र हुआ करते थे। समझ रहे बातों को? तो याद रखिएगा इन चीजों के बारे में हमें अर्ली सोसाइटी से जुड़ा हुआ इन 4 इंपॉर्टेंट वर्णों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और सोसाइटी के अंदर में हम लोगों को क्या चीजों को जानना है, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे आप यहां पे आएंगे तो आपको पता चलेगा है ना, आप एक इंपॉर्टेंट लीगल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा एक लीगल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? लीगल टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसको कानूनी किताब कहा जाता है, कानूनी किताब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। समझ रहे हैं सारे बच्चे लोग? मनुस्मृति, जैसे आज तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान क्या है, एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया है। भारत का संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है। और कहते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कहते हैं ना, अ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंट्री इज गवर्नड, है ना, यानी भारतीय संविधान क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन का एक सेट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, जिसके आधार पे किसी कंट्री को गवर्न किया जाता है। अगर आप देखोगे आज तुम्हारा संविधान है, अगर आप एंशिएंट सोसाइटी में जाओगे तो वहां पे सोसाइटी को गवर्न करने के लिए एक लॉ बुक हुआ करता था, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो यहाँ पे इनके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि मनुस्मृति के अंदर में ब्राह्मण लोगों का क्या ड्यूटी है ना, क्षत्रिय लोगों का क्या ड्यूटी है, वैश्य लोगों का क्या ड्यूटी है, शूद्र लोगों का क्या ड्यूटी है ना। वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द ड्यूटीज ऑफ दिस डिफरेंट वर्नास एंड इन मनुस्मृति, इसके अंदर में हम लोगों को पढ़ना है। समझ रहे हैं? उसके अलावा अगर मान लीजिए एक थोड़ा सा मैं अगर आपको हिंट दे दूं, और इसके अंदर में आप क्या पढ़ेंगे है ना, आप यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के, है ना, शादी के बारे में आप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में। भैया जैसे मान लीजिए आपको मैं बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा है ना कि भैया ये पॉलीगेमी क्या होता है ना, ये पॉलीगेमी क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए, या अगर आप ये सुने होंगे कभी, ये भैया ये पॉलिंड्री क्या होता है ना, ये पॉलिंड्री क्या होता है। या मान लीजिए आपने ये सुना होगा पॉलीगनी क्या होता है ना, पॉलीगनी क्या होता है। ये सब अलग अलग तरह के शादी के बारे में सुनेंगे। इन सब के अलावा अगर आप देखेंगे 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, कई अलग अलग तरह के शादी के बारे में आपको बताएंगे, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो याद रखना है सारे बच्चे लोग, याद रखना है। तो यहां पे आपने देखा ना, ये तो एक सिविलाइजेशन की कहानी है और उसके जुड़ा हुआ सारा इंफॉर्मेशन। ये आपका क्या हो गया है ना, 600 बीसी को इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है ना। 16 राज्यों के बारे में, इकोनॉमीज के बारे में हमें दिमाग में रखना है, और यहाँ पे एक बड़े इंपायर, मगध इंपायर के बारे में हम लोगों को जानना है। तीसरा देखेंगे है ना, ये चैप्टर में क्या है, 600 बीसी टू 600 एडी, यहाँ पे अर्ली सोसाइटीज और सोसाइटी से जुड़े हुए वर्ना के बारे में, मनुस्मृति के बारे में, शादी से जुड़ा हुआ और कई इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बात देखो है ना, अगर मान लीजिए चौथा चैप्टर आप देखोगे तो 4th चैप्टर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4th चैप्टर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो सारे बच्चे लोग है ना यहाँ पे देखने की कोशिश करो। यहाँ कह रहा है कि थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, और नीचे देखो लिखा हुआ है कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट। अब एक बात बताओ, टाइमलाइन तो यहां पे भी सेम ही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में आपने देखा होगा, और देखना उसी से आप थोड़ा सा मैच करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री क्या है, पास्ट इवेंट्स का स्टडी है। कि पास्ट का कौन से इवेंट्स का, तो पास्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स का, पास्ट के इकोनॉमिक इवेंट्स का, पास्ट के कल्चरल इवेंट्स का, पास्ट के सोशल इवेंट्स का। अब एक बात देखो है ना, फिर वहां पे चलो तो आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे सेम टाइमलाइन है, लेकिन पास्ट के पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ना है, यहां पे भी सेम टाइमलाइन है लेकिन कंटेंट अलग हो गया। पास्ट के है ना सोशल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना है, और यहां पे देखो सेम है ना, सेम क्या है बताइए, टाइमलाइन है, लेकिन पास्ट के कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना है। अगर मान लीजिए चैप्टर 4 में आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। अगर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं है ना, बस थोड़ा सा है ना हिंट अगर मैं आपको यहां पे कर दूं, तो चैप्टर 4 के अंदर में आपको इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चैप्टर 4 में समझ रहे हैं, जो आपका चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 में आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के अंदर में कौन, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस टीचर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज के बारे में बताता हूं, जैसे आप देखेंगे है ना 600 बीसी के आसपास में अपने इंडिया के अंदर में है ना एक रिलीजियस फिलोसफी आया था जिसका नाम है बुद्धिज्म, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना है। दूसरा चीज है जैनिज्म,
है ना, जैन धर्म से जुड़ा हुआ आपको यहाँ पे जानना है। तीसरा चीज अगर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे होता है फैटलिस्ट, है ना, फैटलिस्ट हो गया, फैटलिस्ट, है ना, इनके बारे में आपको जानना है, ये क्या होता है फैटलिस्ट, समझ रहे हैं। चौथा अगर आप देखोगे तो मेटेरियलिस्ट, क्या होता है, मेटेरियलिस्ट, समझ रहे बातों को, इनके बारे में आपको जानना है। तो भैया इन सारी चीजों के बारे में, ऐसे जो तुम्हारा चैप्टर 4 है वो कल्चरल इवेंट को दिखाएगा, और कल्चरल इवेंट में मेनली हम बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में ज्यादा पढ़ें। जब आप लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते होगे, है ना, जब आप लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते होगे तो आप याद रखिएगा आप किन के बारे में जानते हैं, है ना, जब भी हम बुद्धिज्म के बारे में बोलते हैं तो हमारे दिमाग में गौतम बुद्धा का नाम आता है। इनका नाम आता है, गौतम बुद्धा का नाम आता है, समझ रहे हैं। जब भी हम लोग, है ना, जैनिज्म के बारे में बातें करते हैं तो वैसे तो जैनिज्म में 24 रिलीजियस टीचर हुए जिनको तीर्थंकर कहा जाता है ना, रिलीजियस टीचर हुए जिनको तीर्थंकर कहा जाता है, लेकिन मेनली यहाँ पे हम लोगों को किन के बारे में जानना है, महावीर स्वामी के बारे में जानना, इनके बारे में जानना है, महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पे हम लोगों को जानना है। तो बौद्ध धर्म के टीचिंग के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्धा के लाइफ से जुड़ा हुआ पढ़ना है ना, महावीर स्वामी के लाइफ से जुड़ा हुआ थोड़ा जानना है ना, जैनिज्म के टीचिंग के बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा देखोगे कि 600 बीसी के अंदर, 600 बीसी के आसपास में इंडिया में कुछ और फिलॉसफीज हुआ करते थे। जैसे आप देखोगे फैटलिस्ट, नाम से पता चल रहा है फैटलिस्ट मतलब जो फेट पे भरोसा करता हो, जो भाग्य पे भरोसा करता हो, है ना। हमारे इंडिया में एक ऐसा फिलॉसफी है जो भाग्य पे भरोसा करता था, और वो कहता था कि देखो भैया, है ना, कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, हर चीज पहले से ही डिटरमाइन हो चुका है, तुम कितना भी मेहनत कर लो उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हर चीज पहले से ही मेजर हो चुका है, समझ रहे हैं। कुछ इसी से जुड़ा हुआ एक आइडियोलॉजी है, एक फिलॉसफी है जिसका नाम है फैटलिस्ट, और इसके लीडर माना जाता है, इनके एक लीडर थे, उनका नाम है मखली गोसाल, और उन लीडर का नाम क्या है बताइए, मखली गोसाल। तो इनके बारे में आपको बताएंगे। मटेरियलिस्ट हो गया, मटेरियलिस्ट है, मटेरियलिस्ट लोग क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो भैया, वो मानते हैं कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो आपका मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसके अलावा दूसरा कोई दुनिया नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। इंसान यहीं पे जन्म लेता है और मरने के बाद उसके शरीर का जो अलग अलग हिस्सा है वो यहीं पे रह जाता है। ये कौन कह रहे थे बताइए, और इनके जो टीचर रहे हैं उनका नाम रहा है अजीत केस कम्बलिन, अजीत केस कम्बलिन, समझ रहे हैं, अजीत केस कम्बलिन। तो सारे बच्चे लोग दिमाग में रखेगा, मतलब आपने क्या देखा, जो आपका चैप्टर 4 है वो चैप्टर 4 है इन 4 चीजों के बारे में ही डिटेल में बताएगा, है ये 2 के बारे में ज्यादा डिटेल में बताएगा और इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। तो आपने देखा ना कि आपको इससे पता चल गया कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, पास्ट के कौन से चीजों का, पास्ट के पॉलिटी का, पास्ट के इकोनॉमी का, पास्ट के सोसाइटी का, पास्ट के कल्चर का, समझ रहे बच्चे लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये तो तुम्हारा आपका, ये क्या हो गया आपका, जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट 1 है, जो हमारा हिस्ट्री का पहला बुक है, उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं बताइए, है ना। उसमें टोटल, ये जो आपका पहला बुक है उसके अंदर में टोटल कितने चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर हो गए। दूसरा जो आपका है ना, जो आपका पार्ट 2 है, इसको एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, इसको मेडिवल हिस्ट्री कहा जाता है, इसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। जो हमारा दूसरा पार्ट है ना, इस दूसरा पार्ट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपको 5 चैप्टर मिलेगा, ठीक है ना। आप देख रहे हैं जो आपका 5वां चैप्टर है, उस 5वें चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो सारे बच्चे लोग यहां पे दिमाग में रखिएगा। जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें लिखा गया है कि थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, है ना, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अलबिरूनी के बारे में पढ़ेंगे, इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। आप फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आप ऐसे ट्रैवलर के बारे में पढ़ेंगे जो दुनिया के दूसरे देशों से इंडिया में आए थे, और उन्होंने इंडिया में आए, वो लोग हैं इंडिया में आए, और इंडिया के पॉलिटी के बारे में, इंडिया के इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के सोसाइटी के बारे में, इंडिया के कल्चर के बारे में उन्होंने जो देखा उसको अपने अकाउंट में लिखा, समझ रहे हैं। जैसे अलबिरूनी का अकाउंट का नाम था किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, उसको उन्होंने अपने अकाउंट में लिखा, समझ रहे बच्चों को, समझ रहे बच्चे लोग। तो उन्होंने जो अपने अकाउंट्स में लिखा, समझ रहे, उस अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि मेरा पास्ट कैसा था। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको इंडिया के पास्ट को समझना है तो ये जो ट्रैवलर लोगों का जो अकाउंट है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है अपने पास्ट को समझने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रैवलर को पढ़ेंगे, उनके अकाउंट को पढ़ेंगे, और उनके अकाउंट में भारतीय इंडियन सोसाइटी को लेके क्या परसेप्शन था,
एंड इंडिया के इकोनॉमी को लेके, इंडिया के एग्रीकल्चर को लेके, इंडिया के राजाओं को लेके, इंडिया के कास्ट सिस्टम को लेके, इंडिया के बर्ना सिस्टम को लेके, इंडिया के सोसाइटी को लेके, इंडिया के सती सिस्टम को लेके क्या परसेप्शन था, वो सब हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा बहुत ही आसान है, बस देखना टाइमलाइन बदल गया है ना, टाइमलाइन बदल गया। इससे पता चलता है कि जो ट्रैवलर इंडिया में आए होंगे वो 10th to 17th सेंचुरीज के बीच में आए होंगे, 10th to 17th सेंचुरीज के बीच में इंडिया में आए होंगे। और एकदम पूरा भरोसा रखिए, ये तो आज आपका सिलेबस वाला वीडियो है ना, कल जो है उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सेंचुरी अच्छे से समझा दूंगा, है ना। सारा जो टाइमलाइन है ना कि भैया सी क्या होता है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, समझ रहे हैं, सी क्या होता है, इस तरीके से इन सारी चीजों को मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। देखो चैप्टर 6 क्या कह रहा है, चैप्टर 6 कह रहा है भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में। ये भी धार्मिक चैप्टर है, जैसे चैप्टर 4 आपने पढ़ा ना, है ना, बुद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, तो यहां पे भी आप भक्ति और सूफी ट्रेडिशन है। तो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन है मतलब क्या, ये जो हमारा चैप्टर 6 है, तो आप देखिएगा इस चैप्टर 6 के अंदर में, इस चैप्टर 6 के अंदर में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप क्या पढ़िएगा, जैसे आपका जो चैप्टर 6 है, आपका जो चैप्टर 6 है ना, यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, समझ रहे, नाम बता रहा हूं। जैसे आपने नाम सुना होगा कबीर, है ना, कबीर दास का नाम आपने सुना होगा, यहां पे हम लोग कबीर के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे। आपने गुरु नानक देव का नाम सुना होगा, आपने गुरु नानक देव का नाम सुना होगा, है ना, आपने, है ना, मीराबाई का नाम सुना होगा, समझ रहे हैं, आपने मीराबाई का नाम सुना होगा। कम से कम ये सब फेमस नाम है ना, और इनको भक्ति संत कहा जाता है ना, इनको क्या कहा जाता है, इन सारे संत को क्या कहा जाता है बताइए, इनको भक्ति संत कहा जाता है। भक्ति का मतलब क्या, भक्ति संत कहा जाता है। और भक्ति संत का मतलब होता है कि जो संत राइट्स एंड रिचुअल्स के जगह पे जिन्होंने ये कहा कि देखो भैया, अगर ईश्वर को पाना है तो डिवोशन से पाया जा सकता है, ईश्वर को अगर पाना है तो लव एंड लव एंड डिवोशन से वन कैन मैनिफेस्ट गॉड, है ना, कोई भी ईश्वर को लव एंड डिवोशन से मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये भक्ति संत, इनके बारे में हम लोगों को जानना है कि इन्होंने ईश्वर को पाने का, सैल्वेशन को अटेन करने का कौन सा तरीका बताया, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो ये सब हो गया एक भक्ति। दूसरा आप देखते होंगे वहां पे लिखा हुआ है सूफी, है ना, दूसरा क्या लिखा हुआ है वहां पे, सूफी लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग, यार सूफीज्म आपका इस्लाम से जुड़ा हुआ है, भक्ति आपका हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है और सूफीज्म आपका इस्लाम से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए एक मैं नाम आपको बताता हूं, है ना, एक सूफी संत का नाम बताता हूं, और हमें लगता है आप बच्चे लोग उनका नाम सुने भी होंगे, है ना, उनका नाम है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख, है ना, मोइनुद्दीन, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपने सुना होगा, है ना। या एक नाम है ना, निजामुद्दीन औलिया के बारे में, निजामुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया के बारे में। समझ में आ रहा है बच्चे लोग, है ना, तो एकदम दिमाग में रख लेना, ठीक है। यहां पे हम भक्ति संत के बारे में पढ़ेंगे और यहां पे हम सूफी संत के बारे में, है ना। आप लोगों ने अजमेर शरीफ का नाम सुना होगा, अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ में एक दरगाह है ना, सूफी संत का दरगाह है। और किनका दरगाह है तो याद रखिएगा वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है ना। तो ये सूफीज्म, सूफी लोग कौन थे, एंड उनके कुछ इंपॉर्टेंट संत का नाम, वो कहाँ रहते थे, उनका टीचिंग, उनका शिक्षा क्या था, है ना, वो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में, है ना, दिल्ली के अंदर में इनका दरगाह है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भक्ति और सूफी, है ना, इस चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं, सारा चीज आसान है, याद रखो सारा चीज आसान है ना, बस उसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, है ना। बस तुम्हारे पास, है ना, डॉक्टर कलाम ने क्या कहा, है ना, तुम्हारे पास बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, प्लस दूसरा चीज है ना, उस लक्ष्य के प्रति तुम लगातार, तुम्हें जिस लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो, एक्वायरिंग नॉलेज, उसके प्रति लगातार नॉलेज को क्या करो, गेन करते रहो। तीसरा हार्ड एफर्ट, है ना, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और चौथा परसिवरेंस, है ना, यानी लगातार आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ोगे पीछे जाओगे, आगे बढ़ोगे पीछे जाओगे, लेकिन रुको नहीं, एक दिन मंजिल आपको जरूर मिलेगी। और वैसे भी हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। आप बस मेहनत करिए, आप अच्छे से पढ़िए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं बच्चे लोग, है ना। तो हमेशा दिमाग में रखना है, अच्छे से पढ़िए,
अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, समझ रहे हैं, और इसको शेयर कर लीजिए। और डेली हम लोग सामने मिलेंगे और आपसे है ना कुछ इंपॉर्टेंट सेशन लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में आपको बताते रहेंगे, है ना। कुछ करेंट देश दुनिया में जो हो रहा है थोड़ा थोड़ा उसके बारे में ह्यूमैनिटीज के बच्चों को जानना चाहिए, है ना। न्यूज़पेपर का कुछ थोड़ा थोड़ा डेली अपडेशन दूंगा ताकि आप दुनिया, देश दुनिया को भी समझ सकें। समझ रहे बच्चे लोग? चलिए अगला सवाल, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है ना। तो ये छठा चैप्टर हो गया। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है, जो आपका चैप्टर 7 है। यहां पे आप देखेंगे मेडावल इंडिया में लिखा है इंपेरियल कैपिटल। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंपेरियल कैपिटल, एक कैपिटल के बारे में बोला जा रहा है ना, विजयनगर। सीधा आसान भाषा में समझिए। और देखो इसका टाइमलाइन अलग है। टाइमलाइन देख रहे हो ना, सबका टाइमलाइन दिमाग में रखना। 14th to 16th सेंचुरीज, यानी अपने इंडिया में 14th से 16th सेंचुरी के बीच में मेडावल इंडिया में, है ना, आपको एक इंपायर मिलेगा, एक पावरफुल इंपायर हुआ करता था जिसका नाम है विजयनगर इंपायर। जिसका नाम है विजयनगर इंपायर। आपको इस इंपायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट राजा के बारे में पढ़ेंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं वो इतना पावरफुल इंपायर कैसे था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? ये सब हमारा क्या हो जाएगा चैप्टर 7 में। समझ रहे हैं? चैप्टर 8 और चैप्टर 9, चैप्टर 8 जो है और चैप्टर 9 है, देखिएगा दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है। और इस दोनों चैप्टर में आप देख रहे हैं ना, यहां पे भी मुगल लिखा हुआ है और यहां पे भी मुगल लिखा हुआ है। मुगल का मतलब आपने जब भी अपने इंडिया, मेडावल इंडिया में देखते होंगे, अपने मेडावल इंडिया के अंदर में एक रूलिंग डायनेस्टी रूल किया, एक पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी रूल किया था, जिसका फाउंडर बाबर हुआ करता था और जिसका आखिरी राजा बहादुर शाह जफर टू हुआ करता था, है ना। जिसको हटाने के बाद 1857 रिवोल्ट के बाद उसको हटा दिया गया और इंडिया से जो भी थोड़ा बहुत मुगल बचा हुआ था वो सब खत्म हो गया था। समझ रहे? तो बाबर से लेके, हुमायूं से लेके, अकबर से लेके, है ना, जो आपका जहांगीर से लेके और वहां तक हम लोग चलेंगे, उनके टाइम का, है ना, यानी मुगल के टाइम का, मुगलों के टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, है ना। मुगलों के टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, समझ रहे हैं, उनके एम्पायर से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे। ये सब हमारा किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारा, है ना, ये जो 5 चैप्टर है ये हम लोग को किस में पढ़ना है बच्चे लोग? ये हम लोग को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर, सेकेंड बुक में। जो आपका तीसरा बुक है ये मॉडर्न इंडिया है। मॉडर्न, मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है प्रोग्रेसिव इंडिया। प्रोग्रेसिव इंडिया का मतलब होता है कि वो इंडिया, है ना, जहां कहते हैं एज ऑफ लॉजिक, एज ऑफ रीजन। जब लॉजिक का एज आ गया, जब रीजन का एज आ गया, जब टेक्नोलॉजी का एज आ गया, तब उसी को मॉडर्न इंडिया कहते हैं। उसको मॉडर्नाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चे लोग? ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा, इससे आप लोग काफी फैमिलियर होंगे क्योंकि ये, है ना, रिसेंट, है ना, हाल फिलहाल की घटनाएं हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे लोग इससे काफी फैमिलियर होंगे। अब थोड़ा सा देखिए इसके अंदर में आप लोगों को क्या क्या, है ना, इसके अंदर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो हमारा पार्ट 3 है, जो हमारा पार्ट 3 है, आप देखेंगे उसमें, है ना, पार्ट 3 के अंदर में टोटल 1 2 3 4 5 6 आपको टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। समझ रहे हैं? अगर आप यहां पे देखेंगे जो आपका चैप्टर 10 है ये पूरा यूरोपियन से जुड़ा हुआ है, ये पूरा यूरोपियन से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? जैसे देखोगे चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है, कॉलोनियलिज्म इन द कंट्री साइड। जैसे ही कॉलोनियलिज्म बोला तो याद रखना, है ना, द रूल ऑफ यूरोपियंस, है ना। आप सुनते होंगे ना कॉलोनियलिज्म मतलब क्या होता है ना। कॉलोनियलिज्म जैसे कहते हैं इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ यूरोपियन। अपने इंडिया में ब्रिटेन का रूल हुआ करता था। तो जब इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में है, इसका मतलब है कि इंडिया वाज यूज्ड टू बी द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। ये उसका ब्रिटेन का कॉलोनी हुआ करता था। देखते हैं यहाँ का पॉलिटिकल, यहाँ का इकोनॉमिक सारा कंट्रोल किसके हाथों में था? ब्रिटिश के हाथों में था, यूरोपियंस के हाथों में था, है ना। तो वो जो कॉलोनियल एरा है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर में कि कैसे यूरोपियंस इंडिया में आए। समझ? जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में आने के बाद यहां पे आप देखेंगे, है ना, उनके आने के बाद यहां पे इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट रिवेन्यू सिस्टम लाया गया था, क्योंकि मेनली तो इंडिया में वो आए थे पैसा कमाने के लिए ना। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिवेन्यू सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं उसके बारे में हिंट करता हूं, ठीक है ना। कौन से रिवेन्यू सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, है ना, उसके बारे में आपको बता देता हूं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो 3 इंपॉर्टेंट रिवेन्यू सिस्टम, है ना। तो उसके बारे में जब आप देखेंगे, है ना, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, लैंड रिवेन्यू सिस्टम्स,
समझ रहे हैं। तब ब्रिटिश के टाइम आप देखेंगे इंडिया के अलग अलग रीजन्स में मेनली 3 तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था। देखो अल्टीमेटली तो फायदा ही कमाने के लिए आए थे ना, बिजनेस करने के लिए आए थे, वो इंडिया का उद्धार करने के लिए थोड़ी आए हुए थे। समझ रहे हैं। तो वो तीन तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन सा होगा, तो आपको पता होगा जो पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। समझ रहे हैं। इसके बारे में बताएंगे कि क्या था जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम क्या हुआ करता था। समझ रहे हैं। जमींदारी सिस्टम से जुड़ा हुआ आपको इंपॉर्टेंट आइडियाज देंगे। समझ रहे बातों को। इंडिया के कौन से रीजन में यह सिस्टम हुआ करता था, जमींदार का क्या रोल हुआ करता था, क्योंकि यहां पे जमींदार देखिएगा नाम से पता चल, जमींदारी सिस्टम, नीचे कॉमन मासेस है, मतलब नीचे आम आदमी है, ऊपर में ब्रिटिश है। समझ रहे। और उसके बीच में जो मेडिएशन का काम है, जो इंटरमीडियरी का काम है, वो जमींदार कह रहा है, कर रहा है ना। नीचे वाले से टैक्स वसूल रहा है, ऊपर वाले को दे रहा है। समझ रहे थे। यहाँ पे एक जमींदारी सिस्टम है, जमींदार का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इससे जुड़ा हुआ आपको सारा चीजें मैं बताऊंगा। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एक आएगा महालवारी सिस्टम, एक आएगा महालवारी सिस्टम। समझ रहे हैं। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो एक आपका आएगा है ना, महालवारी सिस्टम के अलावा रैयतवारी सिस्टम। रैयत का मतलब होता है किसान, है ना, जहां ब्रिटिश डायरेक्ट किसानों से जुड़ेगा और लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करेगा, वसूलेगा। समझ रहे हैं। रैयतवारी सिस्टम। समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा ये 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। उसके बाद आपको पता होगा है ना कि जब ब्रिटिश अपने इंडिया, है ना, जब ब्रिटिश इंडिया में आए, जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो हमारे इंडिया में उस समय ट्राइबल लोग भी तो रहा करते थे। और देखो ट्राइबल लोगों के अंदर में एक बड़ा शानदार चीजें होती है कि कोई अगर मेरी आइडेंटिटी को अगर है ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन आखिरी दम तक लड़ेंगे। समझ रहे हैं। तो आप देखते हैं उनकी ट्राइबल लोगों का अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उनकी अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी हो, पॉलिटिकल आइडेंटिटी हो, सारा उनकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। तो ब्रिटिश के आने की वजह से है ना ट्राइबल लोगों के आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचने लगा और फाइनली इंडिया में क्या होगा, कुछ ट्राइबल रिवोल्ट होगा, है ना, उन लोगों का एक विद्रोह होगा, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट विद्रोह के बारे में आप लोगों को पढ़ना है ना। ट्राइबल रिवोल्ट्स, जब आप लोग है ना ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो कौन से 2 इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे लोग यहां पे दिमाग में रख लीजिएगा। यहां जो 2 इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक आपका हो जाएगा संथाल रिवोल्ट्स, है ना, संथाल रिवोल्ट्स, है ना। संथाल रिवोल्ट्स याद रखिएगा, जो हमारे देश की राष्ट्रपति जी हैं, है ना, महामहिम राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, है ना, वो ट्राइबल हैं, आप लोग को पता होगा, और वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। समझ रहे हैं। और दूसरा जो आपको रिवोल्ट पढ़ना पड़ेगा वो क्या है बताइए, पहाड़िया पहाड़िया रिवोल्ट्स के बारे में, है ना, पहाड़िया रिवोल्ट्स के बारे में, मतलब इन सारी चीजों के बारे में आप बच्चे लोगों को आइडिया लेना है। समझ में आ गया। हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी से है ना आपको चीजें समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया है ना। तो याद रखिएगा यहां पे हम आपको चैप्टर 10 में चैप्टर जब 11 में आप आएंगे तो चैप्टर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है, रिवेल्स एंड द राज, यानी याद रखिएगा है ना, ये चैप्टर आपका क्या है, रिवेल्स एंड द राज 1857 रिवोल्ट। आप लोगों ने 1857 रिवोल्ट का नाम सुना होगा, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, आपने वीर कुंवर सिंह का नाम सुना होगा, है ना, आपने नाना साहब का नाम सुना होगा। ये सब लोग किससे जुड़े हुए हैं, ये सब 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो रिवोल्ट इंडिया में क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण क्या होगा, है ना, उसका एक्सपेंशन कहां तक वो रिवोल्ट फैला, है ना, वो रिवोल्ट फेल क्यों कर गया, असफल क्यों हो गया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आपको बताएंगे। समझ रहे हैं। चैप्टर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉलोनियल सिटीज, और उसके नीचे में लिखा हुआ है अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। इसका मतलब क्या हो गया, है ना, जब अपने इंडिया में यूरोपियंस लोग आएंगे और ब्रिटिश जब अपने इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर दिया, तब आप देखेंगे ब्रिटिश के टाइम में इंडिया के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज का इमरजेंस होता है, कुछ इंपॉर्टेंट शहरों का इमरजेंस होता है। तो कॉलोनियल पीरियड में वो हुआ, इसलिए उसको कॉलोनियल सिटीज कहा गया। समझ रहे बातों को। तो वहां पे पढ़ेंगे उस शहरों के अर्बनाइजेशन के बारे में, कैसे उस शहरों को प्लानिंग करके बनाया गया था। समझ रहे। और शहर के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाए गए थे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स बनाए गए थे, तो आप देखेंगे अंग्रेजों के टाइम में 3 इंपॉर्टेंट शहर बसाए गए थे। एक आप पढ़ेंगे बॉम्बे के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे कोलकाता के बारे में, और तीसरा आप किसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, तीसरा मद्रास हो गया। तो उसके टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सा बनाए थे उससे जुड़ा हुआ सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा हो जाएगा, है ना, 12वें चैप्टर, है ना, 12th चैप्टर में। अब एक बात देखो,
और ये तो वो चैप्टर है, ये तो वो चैप्टर है जिस चैप्टर के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लिखा हुआ है ना, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर, आपने एक नाम पढ़ा होगा एक चैप्टर का, उसका हिस्ट्री के अंदर में उसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, याद रखिएगा। तो यहां क्या लिखा हुआ कि महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, है ना, यानी सीधा सोचिए 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया में कई सारा मूवमेंट हुआ। महात्मा गांधी के आने से लेकर आप देखोगे बिहार से सत्याग्रह की शुरुआत होती है ना, चंपारण सत्याग्रह होता है, खेरा सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद सत्याग्रह होता है ना, आपने देखा ऐसे करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है ना, लास्ट में जाके क्विट इंडिया मूवमेंट होता है ना, और ऐसे करके भारत को आजादी मिलती है। ये पूरा सारा जो इवेंट है ना, पूरा इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे बताइए, है ना, 13 चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। अब एक बात देखो, है ना, आपको पता होगा अब जो तुम्हारा 14 चैप्टर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन आपको पता होगा, जब आपका देश, है ना, जब आपका देश कहते को आजादी मिली, है ना, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, समझ रहे हैं, तो जब भारत को आजादी मिली तो एक तरफ तो आजादी मिली और दूसरी तरफ भारत का पार्टीशन भी हुआ था, है ना, इंडिया से अलग होकर एक नया देश बना था जिसका नाम है पाकिस्तान, समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा यहां पे हम यही पढ़ेंगे कि जो भारत का जो बंटवारा हुआ, है ना, वो कितना पेनफुल था, वो बंटवारा कितना पेनफुल था, समझ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चीज है वो बंटवारा का प्रोसेस क्या था, है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इंडिया का डिवीजन और पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे आपको समझाएंगे, और इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि इंडिया से अलग होकर जो पाकिस्तान बना उस समय का सिचुएशन, उस समय का पेन, है ना, क्या हुआ करता था, समझ रहे बच्चे लोग। और लास्ट वाला याद रखिएगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बच्चे लोग क्लास 11th में संविधान पढ़े होंगे, है ना, वहां से थोड़ा डिफरेंट चीजें, है ना, जैसे आपको पता होगा जब आपका देश आजाद हो गया, जैसे अभी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना कि हमारे एंशिएंट सोसाइटी में सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए एक लीगल टेक्स्ट हुआ करता था, एक कानूनी किताब हुआ करता था जिसको मनुस्मृति कहा जाता है ना, जिसको मनुस्मृति कहा जाता है। तो याद रखिएगा अभी मॉडर्न इंडिया का, है ना, मॉडर्न इंडिया में वो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट किसे कहा जाता है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है ना, जो हमारे कंट्री को रन कर रहा है, जिससे हमारे कंट्री का सारा इंस्टीट्यूशन, है ना, रन हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे जिसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, स्कूल चल रहा है, राज्य चल रहा है, जुडिशियरी चल रहा है, सब चीज चल रहा है, वो सब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब देश आजाद हुआ, है ना, उसके बाद आप देखेंगे, है ना, हमारे देश का संविधान बनता है ना, तो हमारे देश का जो संविधान बन रहा था, तो थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और दूसरा चीजें इस चैप्टर के अंदर में मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है ना, वो असेंबली यानी वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो लोगों का समूह जिन लोगों ने मिलके, जिन लोगों के अनटायरिंग एफर्ट के द्वारा, जिनके बहुत ज्यादा प्रयास के द्वारा भारत का संविधान तैयार किया गया है, उन लोगों का उनको क्या कहा जाता है बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा के डिबेट के बारे में पढ़ेंगे। आपको लगता है कि भारत का इतना बड़ा संविधान बना है ना, और बिना जो मन हुआ वो लोग लिख के बना दिए, नहीं, वहां पे डिबेट होता है, समझ रहे हैं। आप देखेंगे जैसे कोई भी इशू को लेके, है ना, नेहरू जी क्या बोल रहे हैं, अंबेडकर क्या बोल रहे हैं, पटेल साहब क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, हंसराज मेहता क्या बोल रही हैं, समझ रहे हैं, सरोजनी नायडू क्या बोल रही हैं, ऐसे करके कई अलग अलग, है ना, आप दिमाग में रखिएगा, कई अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है कि नहीं, कि भैया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, तो यही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस होगा। हम लोग पूरे 15 चैप्टर को, सारे बच्चे लोग पूरे 15 चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे बच्चे को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। और एकदम बेसिक तरीके से आपको एनसीईआरटी का अच्छा प्रिपरेशन करवाऊंगा, समझ रहे हैं, और एकदम अच्छे से आगे बढ़िए। तो आपको फिर से मैं कहता हूं, अपने चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिए, है ना, और आप एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, एजुकेशन बाबा, है ना, जिसका एक बहुत शानदार रिकॉर्ड भी रहा है ना, अगर आप देखेंगे। और हाँ, एक चीजें आप याद रखिएगा, है ना, जो हम लोगों का रेगुलर बैच है, जो क्लास 12th का रेगुलर बैच है बच्चों का, है ना, उस बैच का नाम है हम सफर बैच। उस बैच का नाम क्या है बताइए, हम सफर बैच। अगर थोड़ा सा मैं इस बैच के बारे में अगर मैं आपको बता दूं, है ना, अगर हम सफर बैच के बारे में, है ना, अगर हम सफर बैच के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हमारा हम सफर बैच के कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, तो सारे बच्चे लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है कि नहीं।
चलिए देखिए, हाँ, हम सफर बैच के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, है ना, क्या क्या हम लोगों को इनके इसके बारे में जानना है। देखो, जो आपका हम सफर बैच है ना, ये कौन से सेशन का बैच होगा? 2025, 2025, 2026, 26 में आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, है ना, झारखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कोई भी हो, सबका तो बुक एक ही है, कॉमन एनसीईआरटी है, समझ रहे हैं? तो इस, है ना, ये जो आपका है ना, ये बैच स्टार्ट हो गया है, ये बैच चल रहा है, समझ रहे हैं? और याद रखिएगा, इस बैच का एक सबसे बड़ी चीजें, नाम से ही पता चल रहा है, हम सफर आपके बोर्ड एग्जाम तक, है ना, हमारा सफर आपके साथ होगा, है ना, आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मैं पूरा प्रयास करूंगा, हाँ ना, हमारे मैनेजमेंट के लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक अच्छा एजुकेशन मिले, आपको अच्छा रिजल्ट मिले, समझ रहे बच्चों? और इसके अलावा आपका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो। दूसरा, तो हम सफर बैच अगर देखेंगे, जो अभी आपका बैच चल रहा है ना, कह सकते हैं लास्ट अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, समझ रहे हैं? यानी सबसे पहला टारगेट होगा कि लास्ट अक्टूबर जाते जाते आपका सिलेबस कंप्लीशन, सिलेबस सिलेबस कंप्लीशन, समझ रहे हैं? सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा अक्टूबर लास्ट जाते जाते, है ना, यहां पे टारगेट ये रहता है, आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, भगा के नहीं, अच्छे से, है ना, एकदम आराम से सब चीज समझा के आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ना, साथ में जब आपका सिलेबस है ना, जो अब आपका सिलेबस चल रहा है, तो इस सिलेबस के साथ में आप देखेंगे, है ना, ये जो हम सफर बैच में आप डेली आपका क्लास होता है, क्लास के साथ आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, डेली पीडीएफ मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास में होगा, जिसको आप कभी भी देख सकते हो, डेली पीडीएफ होगा, जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका एक पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगा, है ना, ग्रेजुअली समय समय पे आपका टेस्ट होता रहेगा, वीकली टेस्ट होता रहेगा अलग अलग सब्जेक्ट का, तो आपके पास टेस्ट में बैठने का, आपके पास अपने रिकॉर्डिंग को रखने का, आपके पास अपने पीडीएफ को रखने का एक बहुत अच्छा मौका होगा, समझ रहे हैं? दूसरा चीज है, जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में, उसके बाद याद रखिएगा, है ना, उसके बाद आपका क्या होगा, रिवीजन भी होगा, समझ रहे? उसके बाद फिर आगे आपका रिवीजन होगा, है ना, और रिवीजन के बाद याद रखिएगा, रिवीजन के बाद लास्ट में फिर क्या होता है, जो आपका दिसंबर जनवरी होता है ना, वहां पे फिर आपका क्या होता है बताइए, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन आपका होगा, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, वहां पे आपको, है ना, सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा दिया जाएगा, वैसे तो आपको सारे क्लासेस में भी होता है, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद याद रखिएगा, है ना, जब आपका क्लास चलता है, सारे चैप्टर के खत्म होने के बाद, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन को लिखना है उसका प्रैक्टिस भी आपको करवाया जाता है, उसके बाद टेस्ट होता है, तो याद रखिएगा, है ना, पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन भी होगा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, इतना शानदार चीजों के बाद मुझे लगता है हर बच्चे को, है ना, मुंह पे रटा जाएगा, आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा, छप जाएगा, और कुछ भी चीजें आपके लिए बहुत इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चे लोग, है ना? तो सारे बच्चे लोग, है ना, हम सफर बैच को ज्वाइन करिए, एजुकेशन बाबा फैमिली को ज्वाइन करिए, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए, और आइए, है ना, आप, है ना, हम सब लोग मिलकर एक बेहतर आपके भविष्य के लिए एक बेहतर, है ना, कहते हो, एक रास्ता बनाएं, ठीक है कि नहीं, जहां हम दोनों का एफर्ट होगा, और एक शानदार जर्नी में हम लोग साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ हम दोनों का सफर होगा, समझ रहे हैं, और आपके रिजल्ट और आपके करियर को शानदार बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है ना, अगर आप देखेंगे तो ये अपने एजुकेशन बाबा फैमिली में देखिए, ये अपने डायरेक्टर सर हुए, है ना, बहुत ही फेमस हिंदी और इंग्लिश के टीचर हैं, और मैं मानता हूं सारे बच्चे लोगों को कोर सब्जेक्ट के साथ, आपका जो लैंग्वेज पेपर है आप उसको अच्छे से पढ़िए, तभी तो आप अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे ना। कई बार होता है कि बच्चे मेन पेपर पढ़ लेते हैं लेकिन लैंग्वेज पेपर को छोड़ देते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है ना। आदित्य सर अपने बिहार के हिंदी और इंग्लिश के बहुत फेमस टीचर, समझ रहे बातों को, एजुकेशन बाबा के फाउंडर, समझ रहे, बहुत शानदार टीचर, एंड एजुकेशन बाबा मेन चैनल पे आप डेली लाइव शाम में इनको देखते भी होंगे, ठीक है कि नहीं सर हुए, और ये अपने एंड एजुकेशन बाबा का स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर ये रिजल्ट है, समझ गए बच्चे लोग। तो सारे बच्चे लोग इनको देखिएगा, और मैं पूरा उम्मीद करता हूं, है ना, कि जितने सारे बच्चे एजुकेशन बाबा फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से जाके एजुकेशन बाबा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। डाउनलोड करने के बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बच्चे लोग ये वाला जो नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है ना, थोड़ा सा मुस्कुराना है ना, आगे बढ़ना है और खुश होके है ना क्या करना है, अपने जीवन की तैयारी में लग जाना है, समझ रहे हैं। और एकदम भरोसा रखिए, बस पढ़ाई अच्छा करिए, याद रखिए है ना कि यू मस्ट हैव अ क्वालिटी नॉलेज, यू मस्ट हैव अ क्वालिटी कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास क्वालिटी नॉलेज, क्वालिटी कॉन्सेप्ट होगा तो आपका जीवन बहुत खूबसूरत होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, है ना। आपको अलविदा, आपको सलाम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।